अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। गाइस, आज हम एक नया वर्क शुरू करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पीएसटी और जेईएसटी की जॉब्स अनाउंस की हैं, जिसकी टेस्ट बिल्कुल ही नज़दीक है, तो हम उस पर अब हम काम करेंगे। तो हमने ये प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट यहाँ पे लगाना शुरू कर दी है। तो इसमें हम जो है मैथमेटिक और दूसरे जो भी उनके सिलेबस के टॉपिक हैं वो सारे कवर करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इनके टॉपिक से। तो आज हम एटम, आयन, शेल्स, बॉन्ड्स वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटम क्या है? क्योंकि अगर आपने एटम नहीं समझा तो आपको साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इस वजह से सबसे पहले हमने टॉपिक रखा है एटम। तो एटम क्या है? एटम इज़ अ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। एटम एक इनविजिबल यानी जो आँख से दिखाई न दे, माइक्रोस्कोप की मदद से या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखा जा सके। तो अ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल है कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है। तो आप इसकी एक शेप जहन पे बिठा लें कि ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये शेप आपके जहन पे बैठना चाहिए कि ये एक एटम है। एटम के दो पार्ट हैं। एक होता है न्यूक्लियस, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और उसके बाद ये जो बाहर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स। तो उन एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ये जो हैं ये कहलाते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स। अब इसके अंदर जो तीन पार्टिकल हैं वो कहाँ कहाँ है? प्रोटॉन जो होता है वो और न्यूट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल्स में होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। कोई भी एटम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में होते हैं। तो इस तरह से हम एटम को पढ़ चुके हैं कि एटम इज स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो कोई पूछे कि एटम में क्या क्या होता है, आप कहेंगे एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में शेल्स होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और उनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आयन क्या होता है। तो आयन को समझने के लिए सबसे पहले हम एटम को समझें। तो एटम को हमने पढ़ा कि एटम एक स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल है। तो एटम और आयन में फ़र्क क्या है? ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर होंगी तो एटम जो है न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगी। जैसे ये सोडियम के जो है अंदर जो है ना वो इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन 11 है इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये एटम कहलाएगा। अगर किसी कंडीशन के तहत इसका जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, आखिरी शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर ये लूज़ कर दे, ये इसका लॉस हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो इस एटम के अंदर प्रोटॉन हो जाएंगे 11 सेम टू सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम ज़्यादा हो गई, तो अब इस पे चार्ज लग गई। चार्ज कौन सी? कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, अपना ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगी। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में लाएगा, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव आयन। तो ये सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जो भी पॉजिटिव आयन होता है वो केटायन कहलाता है, और जो नेगेटिव आयन होता है वो एनायन कहलाता है। तो हमने ये देखा कि कोई भी
एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इस वजह से वो न्यूट्रल होता है, उसको हम एटम कहते हैं। अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उस पर चार्जेस लग जाती हैं। कोई भी चार्ज एटम जो होगा उसको हम आयन कहेंगे। आयन का मतलब है कि चार्ज्ड एटम। तो इस तरह से ये आयन हमारा जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये सोडियम का ये एटम है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशंस पे हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद बराबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया तो प्रोटॉन तो 11 रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गई इसकी, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये केटाइन बन गया। अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो वो एनाइन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को Z से शो किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इस वजह से लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। तो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इस वजह से उनमें से किसी भी एक की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के तादाद को प्लस करेंगे तो वो कहलाएगा एटॉमिक मास। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम ए से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट है AMU। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका यूनिट है। तो इस तरह से ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम मिसाल देते हैं कि ये सोडियम का एटम है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 8 10 + 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो यानी Z जो है सोडियम का वो 11 है, यानी एटॉमिक नंबर 11 है। और इसका एटॉमिक मास जो है वो 23 है। A यानी इसका 23 है। 23 का मतलब कि इसके अंदर 11 तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो Z से हमें पता चलता है कि एटॉमिक नंबर से कि इसके अंदर प्रोटॉन 11 है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? टोटल 23 हैं, तो 11 और 12 23 होते हैं। तो अब क्लियर हो चुका कि एटॉमिक मास अगर इसका सोडियम का 23 है तो इसके अंदर 11 तो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, बाकी 12 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हमने ये एटॉमिक मास क्लियर कर दिया। अभी मुख्तलिफ एटम्स हैं, उनके मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसका Z और ये A हम लिख रहे हैं। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, A का मतलब एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के 3 किस्म हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो ये पहला आइसोटोप है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। ये जब हम आइसोटोप पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। फ़िलहाल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है। इसका मतलब कि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। और हीलियम का जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है और एटॉमिक मास जो है वो 4 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों दो हैं और न्यूट्रॉन भी 2 हैं। इस वजह से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 हो गए। और इसके अलावा लिथियम जो है, ये लिथियम कहलाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास 7 है। तो ये 3 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इसके प्रोटॉन है। तो 3 + 4 7 होते हैं, तो 4 इसके न्यूट्रॉन हो गए। तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में जाके 20-25 जो प्रोमिनेंट एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद कर लें तो बेहतर रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। शेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स क्या है? हमने पढ़ा कि एटम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के रास्ते।
तो ये इलेक्ट्रॉन के जो रिवॉल्व करने के रास्ते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स, शेल्स या एनर्जी लेवल्स। तो ये एनर्जी लेवल हमने यहाँ पे 5 तक एनर्जी लेवल यहाँ लिखे हैं। तो पहले जो न्यूक्लियस के नज़दीक वाले लेवल को हम K कहते हैं, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N और पांचवे को O कहते हैं। तो इस तरह से ये इसके शेल्स हैं। अब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? वो होती है शेल्स के अंदर 2n² फार्मूले से। n का मतलब है कि ये K फर्स्ट वाला शेल है तो n की वैल्यू K में हो गई 1, L में हो गई 2, M में हो गई 3, N में हो गई 4 और O में हो गई 5। तो जब हम फार्मूला लगाते हैं n K के अंदर n की वैल्यू 1 है तो 2 1² तो 1² 1 होता है, 2 1 2। इस तरह से दूसरे फार्मूले लगाए तो हमें पता चला कि K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और O के अंदर कितने आएंगे? O के N की वैल्यू है 5, यानी ये 5वें नंबर पे है तो इसके ऊपर स्क्वायर, पहले स्क्वायर सॉल्व करते हैं, 2 को वहीं छोड़े, 5 5 द 25 इज इक्वल टू 225 द 50। इसका मतलब है कि O के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नहीं होंगे तो फिर एक रखेंगे, वो फिर इनकम्प्लीट शेल कहलाएगा। और L के अंदर 8 होंगे, 8 अगर नहीं है किसी एटम के पास तो बकाया जो भी होंगे वो दूसरे शेल में रखेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि वो भी इनकम्प्लीट शेल हो गया। और M के अंदर 18 आ सकते हैं। अगर 18 कंप्लीट नहीं है तो फिर हम 17 नहीं रख सकते, हम फिर 8 रख सकते हैं। फिर 8 रखेंगे, फिर जो बचेंगे दूसरे उसके बाद वो रखेंगे हम। तो 18 के बाद हम 17, 16, 14 और 13 ये नहीं रख सकते, 8 रख सकते हैं। तो इस तरह से N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 32 नहीं होंगे तो हम 18 रखेंगे, 18 नहीं होंगे तो फिर 8 रखेंगे, 8 नहीं होंगे तो फिर जितने होंगे वो रखेंगे। और O के अंदर भी इस तरह से 50 नहीं है तो 32 रखें, 32 नहीं है तो 18 रखें, 18 नहीं है तो 8 रखें, 8 भी नहीं है तो फिर जो बचे हैं वो रखें। तो ये इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हैं कि K के अंदर 2, L के 8, M के 18, 18 नहीं है तो 8, N के अंदर 32, 32 नहीं है तो 18, 18 नहीं है तो 8 और O के अंदर 50, 50 नहीं है तो 32, 32 नहीं है तो 18, 18 नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है और इसका फार्मूला है 2n², ये याद रखना। अब हम शेल्स और एनर्जी लेवल्स भी अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब ये आखिरी शेल जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है, चलो हम एक सोडियम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सोडियम के अंदर पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पहले शेल में हमारे पास, इसके पास टोटल इसका एटॉमिक नंबर है 11, Z इसका क्या है 11, तो इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन भी 11 है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आते, तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बकाया जो है वो सेकंड शेल में रखेंगे। सेकंड शेल में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 + 8 हो गया 10। और थर्ड शेल में जो है वो हम बकाया जो भी बचेंगे वो रखेंगे। तो थर्ड शेल में आता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये थर्ड शेल में आने थे 18 या 8, लेकिन ना 18 है ना 8 है, तो ये इनकम्प्लीट शेल हो गया। ये फाइनल शेल जिसका भी जो भी होता है वो कहलाता है वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने भी तादाद उनकी, उनको हम कहते हैं उनको हम वैलेंसी कहते हैं। तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंसी हो गई 1। तो ये आपकी जो है वो वैलेंसी भी यहाँ पे क्लियर हो गई और वैलेंस शेल क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। एक मिसाल और दे दें कि कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 20, इसका मतलब इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका न्यूक्लियस फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स
और थर्ड शेल के अंदर हम कितने रख सकते हैं, 18। तो 18 तो नहीं है यार, 2 + 8 10 हो गए, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है रख सकते हम, फिर हम 18 रखें या तो फिर 8 रखें। तो थर्ड शेल में 8 और फोर्थ में बाकी जो 2 बचे हैं वो रखेंगे। तो इस तरह से ये आपके 2 + 8 10 + 8 18 + 2 20 होगा। ये फाइनल शेल जो है ना, ये इसकी वैलेंसी है और वैलेंस शेल है। वैलेंसी इसकी 2 हो गई और ये आखिरी शेल वैलेंस शेल हो गया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी आपको इस टेस्ट में प्रिपेयर कर दें। हमारी वीडियो देखते रहिए और मैथ का जो पोर्शन है वो हम पहले से क्लियर करते जा रहे हैं। उसकी जो लिंक है वो नीचे दी हुई है। बेसिक मैथ से हमने स्टार्ट की हैं, तो वो मैथ वहीं से देख लें। बकाया जो भी है वो इस प्लेलिस्ट में हम पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।